ये कहानी शुरू होती है सुष्मिता के घर से, जो फिलहाल यशोदा निवास की इकलौती बहू थी। रात के वक्त सुष्मिता अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ अपने कमरे में किसी तरह खींचातानी करके बेड पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। अरे जी, थोड़ा सरकिए ना, मैं इधर से नीचे गिर जाऊंगी। बिस्तर की लकड़ी पर तो आ गया हूँ, अब कहाँ जाऊँ? गद्दा तो तुम नसीब होने नहीं देती। तो मैं कौन सा आराम से सो रही हूँ? दिन भर एक पैर पर खड़ी रहकर काम करती हूँ, और रात को नसीब होता है ये बिस्तर जो इतना छोटा है कि आदमी करवट भी बदले तो नीचे आ जाए। एक करवट सो सोकर मेरा बायां हाथ सुन पड़ गया है। मुझे करवट बदलनी है, आप घसकिए ना। सुष्मिता के बोलने के बाद भी संतोष नहीं घिसकता, और जैसे ही सुष्मिता करवट बदलती है, संतोष जमीन पर गिर जाता है। साला ये भी अच्छा है, दिन भर ऑफिस पे काम करो और नसीब होता है ये फर्श। गुस्से से संतोष फिर से बिस्तर पर किसी तरह जगह बनाकर एडजस्ट करने लगता है। मैं तो आराम से ही सोऊंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। और ये कहकर संतोष हाथ पैर फैला लेता है, और उसके हाथ पैर फैलाते ही सुष्मिता धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाँ, मुझे नीचे गिराओ। गर्मा गर्म रोटियां जो परोस कर देती हूँ ना मैं, ये नहीं कि एक और कमरे का इंतजाम कर दो। 2 हम 2 हमारे बच्चे कहाँ से आएंगे सब एक बिस्तर पर? तो मुझे क्यों बोल रही हो? इस कमरे में दूसरा बेड लगा भी तो नहीं सकता? 2 बित्ते का हमारा कमरा है, जोर से अगर अंगड़ाई लूं तो दूसरा हाथ गौतम के मुंह पर मिलता है। तो एक और कमरा बनवा लो। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता सुष्मिता। घर की बड़ी माँ है, तुम उनसे बात करो, वो जो कहेगी वही इस घर में होगा। ये क्या? संतोष तो अपने बच्चों को लेकर आराम से बिस्तर पर फैल कर सो जाता है, और सुष्मिता को फर्श पर ही सोना पड़ता है। पर हर रोज की इस प्रॉब्लम से बाहर आने की सुष्मिता ठान लेती है, और सवेरे उठते ही अपनी सास से इस बारे में बात करती है। अब मैं क्या बोलूं बेटा, घर में 3 तो कमरे हैं, एक में गौतम सोता है। अभी उसका परिवार नहीं है, उसका परिवार भी होगा तो थोड़ी ना अलग कमरा बनाया जाएगा। वो लोग उसके कमरे में सोएंगे, तेरे कमरे में तेरा परिवार, और मेरे कमरे का तो तू देख ही रही है। मेरी आंखों देखिए ना माँ जी, दिन भर काम करती हूँ मैं, आपका, अपने पति का, अपने बच्चों का, उसके बाद अपने देवर का भी, पर कभी एक शब्द नहीं कहती। रात में ठीक से ना सोने से मेरी आंख के नीचे गड्ढे हो गया, पर एक बार आपके मन में ये नहीं आया कि मेरे लिए एक कमरे का इंतजाम कर दे। अब तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। देवर जी का कमरा छीन लूं क्या? अब मैं क्या बोलूं बहू, अगर वो देता है तो ले लो उसका कमरा। सुष्मिता को कोई सटीक जवाब मिलता ही नहीं, और हमेशा की तरह सुष्मिता की इस प्रॉब्लम को एक छोटी सी प्रॉब्लम समझकर सभी अनसुना कर देते हैं, और सभी लग जाते हैं गौतम के लिए लड़की की तलाश में। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मम्मी? भैया, मेरे लिए आप लोग लड़की देख रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की देख रखी है। वेन्यू, तारीख, तिथि, बाकी सब कुछ आप लोग देख लो, लड़की मैं ले आऊँगा। देख लो माँ, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। और फौरन ही सभी गौतम की पसंद की हुई लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं। होने वाले वर और वधू की कुंडली मिला दी जाती है, और कुंडली भी बिल्कुल सटीक मिलती है। तो जो एक कारण था जिससे शादी टल सकती थी, वो भी खत्म हो जाती है, और निकिता और गौतम की शादी हो जाती है। अपने पति का हाथ पकड़े निकिता अपने ससुराल के दरवाजे पर मुंह दिखाए के लिए आ जाती है। मेरा कमरा। घर के दरवाजे पर खड़ी नई दुल्हन के स्वागत के लिए उसकी जेठानी सुष्मिता भाग भाग कर ऐसे सारे काम कर रही थी मानो उसकी बहनी उसकी देवरानी बनकर आई हो। बस बस सुष्मिता, पैर में मोच आ जाएगा। निकिता तेरी देवरानी है, तेरी खुद की बहू नहीं है जो तो उसके लिए इतना भाग भाग कर काम कर रही है। अरे आंटी जी, मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन आई है, मेरी बहन। तो खुश क्यों ना हो मैं। और वैसे भी ये तो कुछ नहीं है, मेरे देवर जी और उनकी प्यारी मिसेस के लिए मैंने कुछ बड़ा सरप्राइज सोच कर रखा है। बाप रे, ऐसी जिठानी काश मुझे मिली होती। अरे विमला, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी दोनों बहुओं को मत देख, उनके प्यार को नजर मत लगा। चल हट पर है। वैसे क्या गिफ्ट देने वाली है अपने देवर देवरानी को बहू तू? बताइए ना भाभी, क्या है गिफ्ट? आप दोनों के लिए 7 days and 8 nights का हनीमून पैकेज। जाइए, घूम कर आइए। ये सुनते ही निकिता फौरन अपनी जेठानी को गले लगा लेती है। हाय स्वेर भाभी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इतना डरी हुई थी ये जेठानी नाम का कीड़ा न जाने कैसा होगा। मेरे सर पर मेरी जेठानी तांडव करेगी, दिस दैट ब्ला ब्ला, बट आपने तो हमारे लिए हनीमून प्लान करके रखा है। इससे ज़्यादा कूल जेठानी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। ये तो कुछ भी नहीं है देवरानी जी, आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ है मेरे खजाने में। तू ना अपना बैग आज ही अनपैक मत करना,
क्योंकि पूरी रात तो ये रस्में चलती ही रहेंगी और कल सुबह की मैंने तेरी और देवर जी की टिकट कर रखी है। जाओ 7-8 दिन घूम कर आओ, उसके बाद कहाँ फुर्सत मिलेगी घूमने की। यही तो समय है, एंजॉय एंजॉय। अरे वाह सुष्मिता, मुझे तो लगा था बिस्तर से गिर गिर कर तेरे माथे का स्क्रू ढीला हो गया होगा, पर नहीं, तू तो अभी भी वैसी है। और अगली ही सुबह निकिता और गौतम अपने हनीमून पर चले जाते हैं। आपने कहा था ना मम्मी, गौतम देता है तो ले लो, तो मैंने ले लिया। आगे आगे देखिए देवरानी जी, होता है क्या। आपके वापस आने के बाद आपका ससुराल तो वही रहेगा, पर कमरा वो नहीं रहेगा। या ये कहे कि कमरा ही नहीं रहेगा। सुष्मिता अपने कमरे में जाती है और अपना कपबोर्ड खोलती है। कपबोर्ड खोलते ही सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। अरे मेरे कपड़ों, अब तुम्हें गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें मिल रहा है एक नया कमरा विद न्यू कपबोर्ड। सुष्मिता अपने कपड़े और अपने कमरे में इधर उधर बिखरे हुए सारे एक्स्ट्रा सामानों को उठाकर अपने देवर के कमरे की अलमारी और ड्रॉर्स में रख देती है और अपने देवर के 2-4 कपड़ों को एक बैग में डालकर बिस्तर के नीचे रख देती है। अब मैं सोऊंगी आराम से। गौतम तो घर पर था नहीं। अब सुष्मिता अपने दोनों बच्चों को लेकर गौतम के ही कमरे में सोना शुरू कर देती है और इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं। और जिस रात गौतम और उसकी पत्नी घर लौटने वाले होते हैं, सुष्मिता अपने कमरे में सो जाती है और अपने दोनों बच्चों को उनके चाचा चाची के कमरे में ही छोड़ देती है। रात को निकिता और गौतम घर आते हैं। सभी सो रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब करके फ़ायदा नहीं है, सुबह सबसे मिल लेंगे। तुम कमरा खोलो, मैं सामान अंदर ले आता हूँ। निकिता जैसे ही अपने कमरे में जाकर लाइट्स ऑन करती है तो वो देखती है कि उसके जेठानी के दोनों बच्चे बिस्तर पर सो रहे हैं। ये दोनों यहाँ सो रहे हैं। अरे बच्चे हैं, क्या करेंगे। अभी भाभी को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें हनीमून पर भेजा था। एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं ना। अरे पर कैसे करेंगे एडजस्ट। अरे बाहर है ना हॉल, वहीं चलो। और अपने ससुराल के पहले ही दिन निकिता को गौतम के साथ हॉल के सोफे पर एडजस्ट करना पड़ता है। देर रात 3 बजे। गौतम, तुम सो गए क्या? इतने लंबी फ्लाइट के बाद सोफे पर किसे नींद आएगी निकिता? तुमने तो कपड़े भी चेंज कर लिए। मैं तो वॉशरूम में कपड़े भी नहीं बदल सकती, मेरी साड़ी ही भीग जाएगी। बस किसी तरह सुबह हो जाए और मैं अपने कमरे में जाऊं। अगली सुबह निकिता फौरन उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो क्या देखती है, उसके कमरे में चारों तरफ उसकी जेठानी का ही सामान रखा हुआ है। एक तरफ बच्चे ज़मीन पर ड्राइंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुष्मिता वहीं बैठकर टमाटर काट रही है। भाभी, मैं वो सोच रही थी कि थोड़ा आराम कर लूं। कल रात में और गौतम बाहर सोफे पर ही सोए ना, तो अब पीठ में दर्द आ गया है। अब इस घर में 3 ही तो कमरे हैं निकिता, तुम दोनों का सेपरेट कमरा तो है नहीं, तो सोफे पर ही सोओगे ना। क्या इस घर में गौतम का कोई कमरा नहीं है? नहीं तो किसने कह दिया तुमसे कि इस घर में तुम्हारा कोई कमरा है? जिस दिन तुम शादी करके आई थी उस रात को तो तुम माँ जी के कमरे में सोई थी, भूल गई क्या? फिर अगली सुबह तुम हनीमून पर निकल गई थी। अब मुझे क्या पता कि तुम्हें ऐसे घर में आने में कोई दिक्कत नहीं जिस घर में तुम्हारा कोई कमरा ही ना हो। निकिता और अपनी भाभी की बातचीत सुनकर गौतम कमरे में आकर कहता है, ये क्या मजाक कर रही है भाभी, ये कमरा मेरा है। अरे ऐसे कैसे देवर जी, बस कहने से ये कमरा आपका हो जाएगा? देखिए, इस कमरे में कहीं भी आपका कोई सामान है? हाँ, आपका कोई सामान भी तो यहाँ नहीं है, तो ये कैसे आपका कमरा हो गया? लगता है कुछ ज्यादा ही घूम लिया आपने। गौतम, अब कोई किसी जिंदा आदमी को मरा हुआ कह दे तो उस पर कोई बहस करे भी तो कैसे? हम हॉल में रह लेंगे निकिता, कोई बात नहीं। भाभी, आपको ये कमरा चाहिए ना, रखिए आप ये कमरा। और बेचारी निकिता और गौतम को अब हॉल में ही रहना शुरू करना पड़ता है। वो दोनों हॉल को ही अपना कमरा बना लेते हैं। रात के वक्त एक रस्सी लगाकर निकिता एक पर्दा उस पर टांग कर हॉल को घर के बाकी हिस्से से सेपरेट कर उसे एक कमरे का रूप दे दिया करती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है निकिता तुम्हें? कहाँ तुमने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे और यहाँ तुम्हें इस तरह। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं गौतम, लाइफ सब कुछ सिखा देती है, ये भी सही। उस रात तो निकिता किसी तरह हॉल में सो जाती है। अगली सुबह, मेरा बैग भी अभी तक अनपैक नहीं हुआ है गौतम, मैं इसमें से कपड़े कैसे निकालूं? यहाँ बैग खोलकर रखूंगी और बाहर से कोई आया तो बेकार में घर बहुत मैसी दिखेगा। ऊपर से अपना पर्सनल वॉशरूम भी नहीं है, तो मैं कपड़े भी नहीं बदल पा रही हूँ। परसों से एक ही कपड़े में हूँ मैं। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
एक काम करते हैं, हमारे जो बैग्स हैं उसे सोफे के नीचे रखा करेंगे ताकि किसी को कुछ पता न चले, और तुम कपड़े चेंज किचन में कर सकती हो। निकिता और गौतम के जीवन में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी। दिन भर हॉल में ही सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना। और सोए भी तो कैसे? किसी को अगर अपने पानी लेने के लिए उठना होता तो वो हॉल के ही रास्ते किचन जाया करता। एक रात जब निकिता हॉल के फर्श पर गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसके चेहरे पर कहीं से पानी गिर जाता है। गौतम, लगता है इन लोगों ने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। देखो, आसमान से सीधी बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही है। नहीं नहीं, वो तो मैं हूँ, मुझे माफ कर दे निकिता, मुझे तो दिखी नहीं। सोफे पर सोने से मेरी कमर अकड़ जाती है भैया, इसलिए मैं नीचे सोने लगी। ये सब सुष्मिता के कारण हो रहा है। मैं कल ही उससे इस बारे में बात करता हूँ। अगली सुबह संतोष गुस्से में सुष्मिता के पास जाता है। एक बार तो जरा तरस खा अपने देवर देवरानी पर, किस तरह उन्हें फर्श पर सोना पड़ता है। नया शादीशुदा जोड़ा है, जरा तो सोचती। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। काहे का नया जोड़ा? जाकर तो आ गया हनीमून पर, अब क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जब इस घर में आई, प्रॉब्लम मेरी भी थी। मेरी किसने सुनी? आपने, आपकी माँ ने सुनी? किसी ने भी नहीं ना। तो अब अगर किसी ने भी मुझे कोई भी सलाह देने की कोशिश की तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। जब भी कोई सुष्मिता को गौतम का कमरा वापस करने को कहने जाता, सुष्मिता यही कहती। और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। और फिर एक रोज निकिता अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन एक टेंट मंगवा लेती है और उसी टेंट को अपने हॉल में लगाकर रहने लगती है। जब भाभी मानने को तैयार ही नहीं है तो मैं भी अपने घर का हिस्सा क्यों छोड़ूं? आज हॉल में रखा है, कल बाहर फेंक देगी। तुम्हें अच्छा बनकर रहना है गौतम तो तुम रहो, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। इसी बीच एक दिन निकिता की माँ बिन बताए उसके ससुराल पहुँच जाती है। ये सब क्या है निकिता? तू इस तरह यहाँ रह रही है झोपड़ा बांधकर? अरे बेटा, मैंने तो तुझे महल ढूंढ कर दिया था, पर तुझे ही गौतम से शादी करनी थी। मिल गया झोपड़ा तुझे? आपने तो हमें ठग लिया समधन जी। अब मैं क्या करूँ समधन जी, मैं खुद परेशान हूँ। अब बड़ी बहू तो निकिता का कमरा छोड़ने को राजी नहीं, पर मानना पड़ेगा, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। ऐसी घड़ी में भी अपने पति की ढाल बनी खड़ी हुई है। निकिता, कुछ ही दिनों में गौतम कोई अच्छा बंदोबस्त कर लेगा। हाँ, आप फिक्र मत करिए समधन जी। आप मेरी छोटे से घर में बैठिए ना मम्मी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तेरी हालत देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। बेटा, क्या चाय नाश्ता करूं मैं? ऐसे भी बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इतना क्या सोच रही हो मम्मी? तुम टेंट के अंदर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पर मैं नीचे नहीं बैठ सकती बेटा, तू जानती है ना मेरे घुटनों में तकलीफ है। अब क्या करूँ, हॉल से तो सोफ़ा भी हटा दिया मैंने। कोई बात नहीं बेटा, ज़रा हाथ देना। समधन जी, आप भी ज़रा हाथ दीजिए, सहारा लेकर नीचे बैठ जाती हूँ। शीतल ऐसा यशोदा पर वजन डालती है कि उसके साथ यशोदा और निकिता भी नीचे बैठ जाते हैं। पूरे दिन शीतला देखती है कि उसकी बेटी किस तरह इतना कुछ मैनेज कर रही है। रात को ज़मीन पर बिस्तर लगाकर निकिता टेंट के बाहर ही सोने लगती है। टेंट छोटा है मम्मी, आप टेंट के अंदर सो जाओ, मैं और गौतम बाहर सो जाएंगे। हमें तो अब किसी भी तरह रहने की आदत हो गई है। तो इस तरह रहेगी? नहीं नहीं बेटा, फर्श पर सोने में तुझे कितनी तकलीफ होती होगी। तू एक काम कर, तू मेरी कोठी ले ले। ऐसे भी कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, हम रख कर भी क्या करेंगे जब अपनी बेटी ही ज़मीन पर सो रही हो तो। और इत्तेफाक से शीतल और निकिता की बातें सुष्मिता सुन लेती है। हे भगवान, एक कमरे के लालच में मैंने पूरी की पूरी कोठी गंवा दी। मुझे अभी के अभी ही अपने सारे संबंध ठीक करने होंगे। और फौरन सुष्मिता भागती है और अपनी देवरानी की माँ के पैरों में गिर जाती है। नफरत हो रही होगी ना आंटी जी आपको मुझसे, होनी भी चाहिए। मैंने किया ही ऐसा है अपनी बहन के साथ, पर ये सब मैंने अपने देवर कम बेटे के लिए किया। मुझे लगा कि ये लव मैरिज करके लड़की लाया है, ये लड़की टिके ना टिके तो बस मैं इन दोनों की ना परीक्षा ले रही थी कि क्या निकिता सच में गौतम भैया के लिए बनी है, और क्या गौतम भैया निकिता की तकलीफ देखकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। पर इन दोनों ने तो साबित कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है। मुझे माफ़ कर दो निकिता, ज़्यादा ही लंबी चल गई तुम्हारी परीक्षा। जाओ अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा कमरा और तुम्हारा ससुराल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वही मुझे लगा मेरी माँ जैसी भाभी अचानक सुपर्णा का कैसे बन गई।
और एक ही पल में सब ऐसे ठीक हो जाता है मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। निकिता और गौतम अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह निकिता की माँ अपने घर निकल जाती है। दोपहर के वक्त मौका पाते ही सुष्मिता निकिता के कमरे में जाती है। अरे निकिता, मैं ये कह रही थी कि पता है हमारी भी ना पहले कई कोठियाँ थी, पर मेरे घर वालों ने बेच दी। मुझे कोठी देखने का बड़ा शौक है। कल मैंने सुना आंटी जी कह रही थी तुम्हारे पास भी कोई कोठी है। अच्छा, वो बात आपने सुन ली? अरे भाभी, वो कोठी तो मतलब हमारे घर की चारपाई है। कई सदियों से मेरे घर पर वही चारपाई रखी हुई है ना। अब तो बेड का ज़माना आ गया है तो चारपाई को इस्तेमाल नहीं करता। मुझे फर्श पर सोता देखकर मम्मी ने मुझे वो कोठी लेने को कहा था, मतलब कि चारपाई। वैसे आपको क्या लगा? उड़ गए तोते रे। हाँ जी, सुष्मिता के उड़ गए तोते। जिस कोठी को वो बड़ी सी हवेली समझ रही थी, वो तो एक पुराने जमाने की चारपाई निकली। न हाथ आई कोठी, न ही लंगोटी। अनुराग फोन पर बात करके बालकनी से कमरे में आता है और देखता है कि आंचल अब तक गर्दन नीचे झुकाए चाय की ट्रे हाथ में लिए खड़ी है। अरे आंचल, ये क्या, तुम अब तक यहाँ पर हो? पिछले 10 मिनट से इस ट्रे को लेकर यहाँ खड़ी हो। अरे क्यों खामखा अपने हाथ की हड्डियों को स्ट्रेस दे रही हो? रख के चली जाती ना, मैं पी लेता। अनुराग जी, वो मैंने सोचा कि आप और तो और चाय भी ठंडी हो गई है। तुम एक काम करो, ये यहाँ पर रख दो और चली जाओ। मैं चाय को गर्म करके पी लूँगा। नहीं, मैं हूँ ना, मैं गरम करके लाती हूँ ना। तब तक आप तैयार हो जाइए। ये लीजिए, आपका रुमाल, आपकी घड़ी, आपका बटुआ, आपकी शर्ट और आपकी जुराबी। ओह गॉड आंचल, मैं खुद भी अपने सारे काम कर सकता हूँ। तुम्हें हर वक्त एक सर्वगुण संपन्न बहू के कैरेक्टर में रहने की जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, यू आर माई वाइफ। ये कहानी है आंचल की, जो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है और शादी के बाद वो एक सुशील बहू की तरह घर के सारे काम करती और अपनी सास मीनाक्षी, ससुर प्रेमलाल और सबसे ज्यादा अपने पति अनुराग का बहुत ख्याल रखती। वो हमेशा अपनी पति की सेवा में हाजिर होती। पर आंचल के स्वभाव से अनुराग नाखुश होता है। क्यों? वो देखते हैं इस खूबसूरत सी कहानी में। चलो, सबने नाश्ता कर लिया। अब माँ जी और पापा जी भी बाहर पूजा में गए हैं तो मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। अनुराग जी के सारे कपड़ों को इस्त्री भी तो करनी है और उनकी मनपसंद बेसन की बर्फ़ी भी बना कर रखनी है ताकि फ्रिज में रखकर ठंडी हो जाए। रात तक उन्हें ठंडी बर्फ़ी पसंद आती है। तभी आंचल देखती है कि अनुराग तो अपना टिफिन डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ गया है। ओ माड़ी रे, ये क्या? अनुराग जी तो अपना टिफिन यहीं पे भूल गए। अब वो क्या खाएंगे? अब तक तो 1 घंटे में लंच टाइम भी हो जाएगा। मुझे अभी फ़ौरन ऑफिस पहुंचना होगा और उन्हें ये टिफ़िन देना होगा। मैं अनुराग जी को भूखा नहीं रख सकती। आंचल तुरंत ऑटो रिक्शा में बैठती है और अनुराग के ऑफिस में टिफिन लेकर पहुंच जाती है। तभी लिफ्ट में वक्त रहते ही मैं ऑफिस सही सलामत पहुंच गई। चलो, अब मैं आसानी से अनुराग जी को ये टिफ़िन दे सकती हूँ। तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और उसकी लाइट्स डिम हो जाती है। आंचल घबरा जाती है। हो माड़ी रे, ये लिफ्ट तो आधे रास्ते में ही बंद पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? कोई है? कोई है? मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ। लिफ्ट में हवा आने का कोई जरिया ना होने के कारण आंचल को घुटन महसूस होने लगती है और सांस ना ले पाने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ऑफिस के कर्मचारी लिफ्ट को रिपेयर करके ठीक करते हैं और अनुराग आंचल के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। आंचल को होश आ जाता है। आंचल, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुमसे किसने कहा था ये टिफिन लेकर यहाँ ऑफिस तक आने के लिए? जी, वो मुझे लगा कि यहाँ ऑफिस में 50 कैंटीन्स और कैफेज हैं। मैं कहीं से कुछ भी खा लेता। लेट इट बी नाउ। अब थोड़ा सा आराम करो और फिर ड्राइवर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। इस तरह से आंचल 24 घंटे अनुराग के लिए अवेलेबल रहने लगती। वो उसकी प्राइवेसी में भी काफ़ी दखल करती रहती। दिन में 10 बार उसे फ़ोन करके खाना, दवाइयाँ, ये वो इन सब चीज़ों की देखरेख करती। और इस सब के बावजूद भी अनुराग आंचल से खुश नहीं होता। सास मीनाक्षी ये सब कुछ नोटिस करती है और वो धीरे धीरे सब समझने लगती है।
एक रोज़ अनुराग की तबीयत बहुत ख़राब होती है और तभी हॉस्पिटल में वो अनुराग के बगल में बैठती है। नर्स उससे कहती है, मैम आप भी आराम कीजिए। पेशेंट को अब सलाइन लगा दिया है और इन्हें स्ट्रांग इफेक्ट वाले इंजेक्शंस दिए हैं, जिसके चलते आपके पति अब सीधा सुबह ही उठेंगे। नहीं नहीं, इन्हें रात में उठने की आदत है और अगर कुछ हो गया रात में तो इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ी तो, इसलिए मैं तो यहीं पे रहूँगी, आप चली जाइए। श्योर मैम। आंचल रात भर अनुराग के पास ही बैठी रहती है। उसे 100 बार उबासियाँ आती है, आंखें भी बंद पड़ने लगती है, फिर भी वो जगी रहती है, अनुराग के पास बैठी रहती है। अब सुबह जब नर्स से अनुराग को ये पता चलता है तो, आंचल व्हाट इज़ दिस यार, तुम रात भर मेरे लिए जगी रही। देखो तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। अब मैं ठीक हो जाऊंगा और तुम बीमार पड़ जाओगी, यही रह गया है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तुम ये सब क्यों करती हो। 2 दिन बाद अनुराग को डिस्चार्ज मिल जाता है और उसे घर लाया जाता है। तभी रसोई में काम करते वक्त अचानक से वहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है। अरे माँ जी आप यहाँ, मैंने हलवा पूड़ी बना दिए हैं, अब बस बासुंदी बनानी है। पहले मैं अनुराग जी की कॉफ़ी बना लेती हूँ, ठीक है। अरे मेरी बहू रुक जा। अरे कितना काम करेगी। बाकी सास चाहती हैं कि उनकी बहू सर्वगुण संपन्न बने, लेकिन तूने तो उस संपन्नता की सारी हदें पार कर ली बेटा। तू कितनी सीधी सादी है, भोली भाली। लेकिन माफ़ करना बेटा, तू बहू तो अच्छी बन गई लेकिन एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो। बेटा एक बीवी अपने पति की हर छोटी बात का ध्यान रखे, उसे किसी चीज़ की कमी ना खलने दे, एक पुकार पर ही उसके लिए हाजिर हो जाए, उसके प्रेम में अपना आत्मसम्मान खो दे, वो बीवी नहीं होती। और इसीलिए अनुराग भी अब तक तुम्हारे पास नहीं आ पाया, क्योंकि तुम उसके साथ एक बीवी की तरह नहीं बल्कि एक चौकीदार, एक आया, एक बॉडीगार्ड की तरह पेश आती हो। अनुराग हमेशा से ही अपने सारे काम खुद करता आया है और उसे दूसरों को अपनी वजह से परेशानी देना पसंद भी नहीं। तुझे अब एक बहू से बीवी बनना होगा, अपनी इज्जत को सम्मान देना होगा, अच्छे कपड़े पहन, ये मामूली वाले क्यों पहनती है। अरे सुंदर सुंदर डिज़ाइनर साड़ियाँ पहन, बालों को स्टाइल करा और अनुराग से थोड़ी दूरी बना, क्योंकि हम जितना जिसके करीब होते जाते हैं ना, उतना ही वो हमसे दूर होता जाता है। वो अपना काम खुद कर लेगा, तो टेंशन ना ले उस बात का, बस अपने आप पर ध्यान दे। मीनाक्षी आंचल को खूब समझाती है और वो उसका मेकओवर करने के लिए उसे पार्लर ले जाती है। उसके बालों को स्टाइल कराती है, आईब्रोज कराती है और उसे हर तरह से बदल देती है और आंचल का पूरा हुलिया बदल जाता है। वो एक मॉडल लड़की की तरह बन जाती है। अरे वाह, अब लग रही है ना तू एकदम हीरोइन। आंचल 2.0। बहू तुम्हारी सादगी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन इंसान को हमेशा हमेशा समय के साथ बदलना चाहिए। जी माँ जी, आपने जैसे जैसे कहा है मैं अब वैसे वैसे ही करूँगी। आंचल अब अनुराग से कटी कटी से रहने लगती है। वो उसके काम भी नहीं करती और अपनी नई नई सहेलियां बना लेती है। वो अनुराग को दिन में सिर्फ 2 बार कॉल करती। आंचल के इस बदले स्वभाव से अनुराग और उसके रिश्ते में काफ़ी सुधार आता है। जहाँ कभी अनुराग आंचल को खुद से फ़ोन नहीं करता, वो उसे फ़ोन भी कर लेता है। देखा, मैंने कहा था ना, नतीजा चंद दिनों में पता चल जाएगा। उठा फ़ोन, घंटी बज बज के रुक जाएगी। जी माँ जी। आंचल फ़ोन कॉल रिसीव करती है और अनुराग उससे बहुत प्यार से, सलीके से बात करता है। और क्या कर रही हो? खाना खा लिया तुमने? जी मैंने खा लिया, आपने खाया ना? आज मैंने आपको जानबूझकर टिफ़िन नहीं दिया था। पता है, मैंने कैंटीन से दाल मखनी और रोटी चावल खा लिया। और तुमने आज जो किया ना, बहुत अच्छा किया। कभी कभी टिफ़िन ना देकर अपने काम से छुट्टी कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम और मैं मिलकर केक बनाएंगे। कल माँ का बर्थडे है ना। ओके ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। अनुराग घर आने के बाद आंचल के साथ रसोई में केक बनाने लग जाता है।
मीनाक्षी और प्रेमलाल उन दोनों को रसोई के बाहर से छुप कर देखते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये दोनों साथ में। हाँ मीनाक्षी जी, दोनों एकदम राम जी और सीता मैया जैसे हैं। भगवान इन दोनों को सभी बुरी नज़रों से दूर रखे। सच कहा आपने। अब तो इन दोनों का रिश्ता मुलायम तरह से ठीक हो रहा है, एक सुंदर सा रूप ले रहा है। बस ऐसे ही चलता रहे। थु, 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 थु। आंचल और अनुराग के रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। दोनों कभी रेस्टोरेंट्स में डिनर के लिए जाते तो कभी थिएटर में फिल्म देखने या फिर शॉपिंग करने निकल पड़ते। दोनों हनीमून पर भी जाते हैं और खूब मज़े से रहते हैं। एक दिन जब दोनों अनुराग के बॉस की बिजनेस पार्टी में जा रहे थे तब आंचल बहुत सज संवर कर बाहर आती है। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो आंचल। तुम्हें पता है तुम्हारे इस बदले हुए बर्ताव से मैं कितना खुश हूँ। पहले तुम सिर्फ मेरी इर्द गिर्द रहती थी, खुद के बारे में तो ज़रा भी नहीं सोचती थी, लेकिन अब जिस तरह से तुम रहती हो, मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि तुम बहू से बीवी बनो, और तुम बन गई। आई एम इन लव विथ यू आंचल। आई लव यू टू अनुराग जी। अनुराग और आंचल दोनों बिजनेस पार्टी में जाकर कपल डांस करते हैं और सभी उनकी तारीफ करते हैं। वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने लगता है और आगे जाकर अनुराग और आंचल को एक सुंदर सी बेटी होती है, जिसके बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के सामने अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए और हमेशा हर रिश्ते में खुद के लिए जीना चाहिए। अभी देखो ना, ये नाइटी मुझ पर जज नहीं रही। कल जब तुम ऑफिस से घर आओगे ना तो मेरे लिए दूसरी नाइटी ले आना प्लीज़। पर यार, इस नाइटी को अभी तुमने 2 दिन भी नहीं पहना है। कल रात को ही तो मैं तुम्हारे लिए ये नाइटी लेकर आया था। और वैसे भी इस नाइटी में खराबी क्या है? अच्छी लग रही हो तुम। पहले तो बिना बोले तुम मेरे लिए सब कुछ ले आते थे, अब क्या हुआ? शादी के बाद सारा प्यार खत्म हो गया? देखो, अभी मैंने कह दिया ना कि मैं ये नाइटी दोबारा नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। मुझे नई नाइटी चाहिए और कल की कल चाहिए। ये कहकर रिया तो हमारी सो जाती है। रिया और अभी की लव मैरिज थी। अभी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माँ बाप भी उसकी खुशी में खुश थे। परंतु शादी के बाद मानो जैसे अभी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। रिया की बढ़ती डिमांड से धीरे धीरे अभी की माँ शकुंतला और पिता संतोष दोनों परेशान हो रहे थे, और अब तो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान हो रहा था। ऐसे ही अगली सुबह, ये क्या, आज भी नाश्ते में चाय पराठे? माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि आप टोस्टर ले आओ। मुझे सुबह सुबह टोस्ट और चाय पीने की आदत है, ना कि पराठे खाने की। बहू, तेरे ससुर ने टोस्टर मशीन सही करवाने के लिए दे दी है, बस 1-2 दिन में वो ले आएंगे, तब तक चाय पराठे से ही काम चला ले बेटा। आप सब कितने कंजूस हो। आखिर कब तक वो पुराना टोस्टर चलाते रहोगे? अरे ज़्यादा महंगा नहीं आता, और मैं ये चाय पराठे बिल्कुल भी नहीं खा सकती, इसलिए अभी के अभी टोस्टर ले आओ, मैं टोस्ट ही खाऊंगी। एक बार फिर से रिया अपनी फरमाइश देकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सुबह से रिया ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए ना चाहते हुए भी संतोष दुकान से नया टोस्टर लेकर आता है और शकुंतला अपनी बहू को टोस्ट बना कर देती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है, पर रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। दोपहर को अपनी अलमारी भर के कपड़े लाकर अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, आपको नहीं पता, पर मेरे घर पर मशीन थी तो हम कपड़े उसी में धोया करते थे। इस घर में तो एक वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मेरे ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, आज आप मेरे कपड़े धो दीजिएगा। बहू, मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? चल आजा, तू भी मेरी मदद करवा दे। माँ जी, लगता है आपने सही में सुना नहीं। मैं कपड़े हाथ से नहीं धो सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने कपड़े धोऊं तो वॉशिंग मशीन ले आइए। घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो शायद मैं कपड़े धोने के बारे में सोच भी लूं। रिया अपने सारे गंदे कपड़े शकुंतला को देकर कमरे में चली जाती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया की डिमांड तो बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और रिया अपने लिए शॉपिंग करके घर आती है, पसीने से तरबतर। जब वो घर में आती है तो उसे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। इतनी गर्मी रिया से बर्दाश्त नहीं होती और वो तेज़ आवाज़ में कहती है, उफ़ो, लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी। कितनी गर्मी हो रही है। बेकार ही मैंने इस गरीब इंसान से शादी कर ली।
इसके घर में तो एक एसी तक नहीं है। बाजी, बाजी। इस तरह रिया अपनी सास को आवाज़ देती है। रिया की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी किचन से बाहर निकलती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू? क्या हुआ? आपको दिख नहीं रहा कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बोलने पर ही घर में सारी चीजें क्यों आती है। आखिर इस घर में एसी कब लगेगा? बहू तो जानती है ना, तेरे ससुर का काम छूट चुका है। अभी अकेला ही इस घर को चला रहा है। बहू अभी हाथ थोड़े टाइट है, थोड़ा समय दे दे, एसी भी लग जाएगा। लगता है जब मैं मर जाऊंगी ना गर्मी से तब इस घर में लगेगा एसी। अरे नाना बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तू जो कहती है, तेरी हर इच्छा हम पूरी तो करते हैं, पर थोड़ी हमारी भी दिक्कत समझा कर। हम मिडिल क्लास फैमिली है, आखिर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? शकुंतला की ये बात सुनकर रिया ड्रामा करना शुरू कर देती है। छोटी सी बात के लिए वो अपनी माँ को ससुराल बुला लेती है। अब रिया की माँ रिया के ससुराल वालों से कहती हैं, बड़े ही नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को, और आप लोग इसकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मेरी बेटी अकेली आपके घर को संभाल रही है कि नहीं? हैं? फिर भी आप लोग मेरी बेटी में ही कमियां निकाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की अपनी बेटी की लव मैरिज करवा कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अभी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, माँ जी माफ़ कीजिएगा, पर गलती आपने नहीं की, मैंने करी इससे प्यार करके, इससे शादी करके। अरे जब से हमारी शादी हुई है तब से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी डिमांड पूरी करते करते थक चुका हूँ मैं। माँ ने क्या गलत बोला? सही तो कहा। हम मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो कहे जब कहे पूरा हो जाए। अब बात काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, पर शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसके घर की बात बाहर जाए, इसलिए वो माफ़ी मांग कर बात को रफा दफा कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया हर छोटी छोटी बात पर अपने मायके वालों को बुलाकर घर में ड्रामे करने लगती। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया। कुछ दिनों में मेरे बुआ की लड़की की शादी है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। शादी में मुझे रानी हार पहनना है। अगर आज रात आप लोगों ने मुझे रानी हार नहीं दिलाया तो मैं आप लोगों के ऊपर झूठा केस कर दूंगी कि आप लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने अपनी एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि आप लोग मुझे खाने को नहीं देते, मेरे मायके जाने नहीं देते, और मेरे माँ बाप ने दहेज का जो भी सामान दिया था वो सब आपने रख लिया। ऊपर से मुझे और दहेज के लिए परेशान करते हैं। रिया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, पर अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। रही बात झूठे केस की, तो तुम शौक से मुझे दहेज के झूठे केस में अंदर करवा सकती हो, क्योंकि जब तहकीकात होगी ना तो तुम ही फंसोगी, क्योंकि मैं और मेरी माँ निर्दोष है। अभी बेटा तू क्या कह रहा है? अगर बहू ने गुस्से में आकर सच में केस कर दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, बहू के मायके वाले समझदार हैं, हमें उन्हें यहाँ बुलाकर शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। शकुंतला के समझाने पर अभी मान जाता है और शकुंतला रिया की माँ को घर बुलाती है। पर जब रिया की माँ घर आती है तो वो भी रिया की ही तरह अभी और उसके माता पिता को धमकी देने लगती है। अरे क्या गलत कह रही है मेरी बेटी? हैं? मेरी बेटी बिल्कुल सही है। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम जैसे न जाने कितनों को मैं और मेरी बेटी बेवकूफ़ बना चुके हैं। अरे तुझसे पहले भी मेरी बेटी की 2 शादी हो चुकी है, वो भी लव मैरिज। और इसी तरह से हमने उनसे खूब पैसे लूटे और बाद में उनके ऊपर झूठा दहेज का आरोप लगा दिया। बेचारे आज तक जेल में बैठकर चक्की पीस रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो तो मेरी और मेरी बेटी की डिमांड पूरी करते जाओ। ओह, तो दोनों माँ बेटियाँ मिली हुई हैं। वैसे बहुत अच्छा प्लान बनाया आप दोनों ने, पर मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम आपकी सारी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? जेल। जैसे आपने मुझसे पहले और 2 बेगुनाह लोगों को फंसाया है, वैसे ही आप दोनों माँ बेटी हमारे साथ भी करोगी? मुझे तो पहले ही शक था कि रिया अपने मायके वालों से मिली हुई है, इसलिए आप दोनों को जो करना है करो, पर मैं अब आप लोगों को ना तो पैसे दे सकता हूँ और ना ही डिमांड पूरी कर सकता हूँ। अभी रिया और उसकी माँ की खोखली धमकियों से नहीं डरता, और जब रिया अभी और उसकी फैमिली के ऊपर झूठा केस दर्ज कराती है तो अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें रिया की माँ अभी और उसकी फैमिली को धमकी दे रही थी।
फिर क्या था, रिया और उसकी माँ का किया उनके ही ऊपर उल्टा पड़ जाता है और इस तरह से अभी और उसकी फैमिली दहेज के झूठे आरोप से बच जाती है। तो वहीं रिया और उसकी माँ को उसके किए की सज़ा मिलती है।